करेंगे, ठीक है। एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कवर करने का। और उसमें हम लोग 3 चीज़ करने वाले हैं। आज हम लोग इंडिया और चाइना के बारे में फिर से जिक्र करेंगे, ठीक है। ये लगा के कम से कम तुम्हारा 4-5 एडिटोरियल होगा ये, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो बजवर्ड है ना ये बाबू, इंडस्ट्री 4.0 बार बार आ रहा है, समझो। इसका मतलब तुम्हारा जुलाई का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक हो गया ये, वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक, ठीक है बाबू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीतीश समझ में आ रहा है? ये हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद वन नेशन वन वोटर आईडी, जैसे कि आधार कार्ड पे बात कर रहा था ना पहले, अब वोटर आईडी भी एक होना चाहिए। कहीं पे भी है तो कहीं पे भी आप वोट दे सकते हैं। इस तरह का विचारधारा डिबेट उठ गया है भारत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि मजदूर को वॉइस मिले, लेकिन सेकंड सिटीजन का वो नहीं मिले, समझ रहे हैं ना। वो उस दिन किए थे ना हम लोग, हाँ, ताकि वो पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, उधर भी उसको भी एक सिटीजन का दर्जा मिल सके। हाँ, इक्वलिटी एक्सीलेंट, पॉलिटिकल इक्वलिटी आ सके, स्पेशली वो वर्कर क्लास को, ठीक है। तो आज देखिए जो पहला पढ़ेंगे वो 2 एडिटोरियल का मिक्सचर है, दोनों बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया है, ठीक है। 8 जुलाई फाइन। बिजनेस स्टैंडर्ड के, बिजनेस स्टैंडर्ड समझते हो, एक न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे हिंदू उसी तरह बिजनेस स्टैंडर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ समझना है तुम लोग को। देखो क्या है, व्हाट डिसीजन एमिनेटेड आउट ऑफ द टॉक्स। देखो इंडिया और चाइना का टॉक्स हुआ था कुछ दिन पहले, करेक्ट। बात हुआ था कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस चीज़ को सुलझा लेंगे। तो उससे क्या रिजल्ट निकला है? इससे यही रिजल्ट निकला है कि दोनों डिसाइड किया है तुम्हारा कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ हो रहा है वो रिड्यूस कर देंगे, यानी कि कम मिलिट्री रखेंगे वहाँ पे। दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है। दूसरा क्या है कि जो एस्केलेशन है टेंशन, इसको सुलझा लिया जाएगा, ठीक है। डी एस्केलेट टेंशन मतलब उसको कम कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द डी एस्केलेशन अग्रीमेंट रिस्टोर द स्टेटस को एंटे ऑफ अप्रैल 2020। इसका मतलब क्या है कि स्टेटस को का मतलब ये कि जो आपका जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, 15 अप्रैल के आसपास हुआ था। क्या ये मुठभेड़ अब जो हम लोग डी एस्केलेशन टेंशन जो ख़त्म करने वाले हैं दोनों के बीच में, क्या ऐसा होगा कि पहले वाला स्टेटस को मेंटेन कर लेंगे 6 अप्रैल वाला? ये सवाल है। ये एडिटोरियल में इसी चीज़ के ऊपर में बोला गया है। और एडिटोरियल का स्टार्टिंग ही ये क्या है, एडिटोरियल का देखो ऊपर क्या लिखा गया है कि 2 स्टेप अहेड 1 स्टेप बैक। तो कितना बढ़िया लाइन है। इसका मतलब क्या है समझे ना, चाइना 2 स्टेप्स बढ़ेगा बाबू आगे, फिर 1 स्टेप पीछे हो जाता है। देखो कहने का मतलब ये है, देखिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। देखो ऐसे समझो, देखो ये समझो, ठीक है। अब क्या किया, ये एक बफर जोन है, गैल्वन वैली जानते हो, फिंगर 4। तो फिंगर 4 बोला कि इंडियन लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियन की तरफ से क्या दलील है कि फिंगर पॉइंट तक मेरा होना चाहिए, वहाँ हम इंस्पेक्ट कर सकते हो, मेरा एरिया है, ठीक है। अब चाइना क्या करता है, चाइना 2 हेड मतलब देखिए ये बीच में आया, यहाँ जाएगा और ये बोलेगा कि ये मेरा जोन है। क्या बोलेगा, ये मेरा जोन है, यानी कि 2 हेड, 2 स्टेप्स आगे हुआ, 1 स्टेप ये 1 स्टेप ये आगे हुआ, फिर उसके बाद ये पीछे हट जाएगा और उसके बाद जहाँ पे कन्फ्रंटेशन है वो एरिया को ले लेगा। समझ में आया? यही है कि 2 स्टेप्स आगे होना, फिर 1 स्टेप चला जाना, जो कि कन्फ्लिक्टेड एरिया है, जो कि टेंशन वाला एरिया है, उसको कब्जा लेना। यही है स्ट्रेटजी के भाषा में बोला जाता है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप्स बैक, यानी कि 2 स्टेप्स आगे गया, यहाँ पे चुनौती दिया भारत को, फिर से वो क्या करेगा, 1 स्टेप पीछे आएगा, बोलेगा कि ये मेरा एरिया है। जैसे गैल्वन वैली में यही सब हुआ है कि नहीं है? फिंगर 4 तक जानते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद करो नरसिम्हा राव का 1993 का ट्रीटी, सब याद आ रहा है सभी? अब देखो, इज इट अ फेयर एंड ऑनरेबल सेटलमेंट, जो ये सेटलमेंट है क्या ऑनरेबल है? तो देखते हैं क्या कि दोनों ने क्या किया
कि फेयर एंड ऑनरेबल सेटलमेंट शुड सी बोथ साइड पुलिंग बैक टू द पोजीशन दे हेल्ड इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में दोनों का जो पोजीशन है वो स्टेटस को मेंटेन होगा, तभी तो ये ऑनरेबल सेटलमेंट कहा जाएगा इसको। वरना चाइना इंडिया के ऊपर लैंड पे रहेगा तो इसको तो किसी तरह भी हम लोग फुल सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन कहाँ हुआ। स्टेटस को मेंटेन होना मतलब है कि अप्रैल से पहले जो स्थिति था उस स्थिति में आप आइए और रिस्टोर करना। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि आप नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट से देखे हैं इमेज जहाँ पे इंडिया का जगह पे बहुत सारा आर्मी आ गया था, बात समझ रहे हो। तो ये ऑथर पॉइंटेड आउट कर रहे हैं क्या संभव है, बड़ा बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ा बड़ा बात होता है क्या कि हम लोग स्टेटस को करेंगे, मगर मिलिट्री स्टेटस को कितना तक होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चाइनीज ट्रूप्स एंटर्ड इनटू इंडिया कंट्रोल टेरिटरी एट मल्टीपल पॉइंट्स, क्या बोला, चाइनीज ट्रूप आ चुका है जहाँ पे इंडिया का कंट्रोल था LAC में। इसका मतलब क्या है कि चाइनीज आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो हथियाना चाह रहा है उस जगह को, अपने अंदर लेना चाह रहा है। तो स्टेटस को कहाँ से मेंटेन हुआ है कि नहीं है। उसके बाद नाउ दे पुल्ड बैक इन सम सेक्टर्स, जैसे कि कुछ सेक्टर में भगा दिया गया, जैसे गैल्वन वैली में। गैल्वन वैली सबसे हॉटेस्ट टॉपिक था अभी का, तो गैल्वन वैली में हम लोग खदेड़ दिए एज पर द ऑथर। व्हेयरएज दे कंटिन्यू टू होल्ड सम एरियाज लाइक पैंगशोंग लेक एंड देपसंग प्लेन्स, मगर कुछ एरियाज में अभी भी क्या है, चाइनीज लोग दबे पड़े हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहाँ से स्टेटस को मेंटेन हुआ अप्रैल वाला। गैल्वन वैली तो पूरा न्यूज़ में है इसलिए पीछे हो गया वो, मगर ये देखो, आओ किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो शो मुनिरी है, ये देखो पैंगशोंग शो है, देखो पैंगयोंग शो है, यहाँ पे स्टिल अभी भी चाइना का इंक्रोचमेंट है। देखो अब देखो, इट इज़ अ नॉट क्लियर, देखो फिगर में देखो वहाँ पे, इट इज़ अ नॉट क्लियर वेदर द बफर जोन दैट आर क्रिएटेड टू कीप द टू आर्मीज अपार्ट इज बीइंग फॉलोड और नॉट। जो बफर जोन में रखा गया था, बफर जोन क्या है, यहाँ पे आपका भी ट्रूप्स नहीं आ सकता, मेरा भी नहीं आ सकता, ये नो मैंस लैंड है या फिर कॉमन लैंड है ये, समझे, यहाँ पे नहीं आ सकता। मगर क्या उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया है, उसी को तो इंक्रोच किया गया है चाइना की तरफ से, तभी तो इतना बड़ा चीज़ हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। हाँ नहीं, 4 फिंगर के बाद आपका नो मैंस लैंड है। हाँ 4 to 8, 4 के बाद फिंगर क्या है, ये माउंटेन रेंजेस है आपका। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग फिंगर 8 नियर पैंगयोंग सो एंड PP क्या है 14 इन गैल्वन विल बी एसेसेबल और नॉट। बोला कि वहाँ पे एसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग एसेस करते थे, अब कर सकते कि नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यदि नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या कि स्टेटस को मेंटेन नहीं किया गया है, क्योंकि पहले तो कर रहे थे हम, समझे बात को। बट चाइना strategy is clearly evident, they create new facts on the ground and negotiate from that position। इसमें क्या बोला कि चाइना, हर कोई जानता है चाइना को, वो कुछ और बना देगा कॉपी में और फिर बोलेगा, फिर ये अप्लाई करेगा स्ट्रेटेजी कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप्स बैकवर्ड, समझे, यही है, यहीं से वर्ड लिया गया है ये। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि डिफेंस में किस तरह चाइना और इंडिया पैसा खर्च करता है या फिर बाकी कंट्रीज। देखिए डिफेंस बजट देखिएगा तो US सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट खर्च करता है, ठीक है, कितना है, $730 बिलियन है, चाइना 261 है, 30 बिलियन यू कैन से रफली, ठीक है, 260 बिलियन है चाइना, उसके बाद रशिया है, उसके बाद इंडिया। देखिए इंडिया और चाइना का कंपेयर करो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, समझ में आ गया, 4 गुना से भी ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिलिट्री पर्सनल पे कितना खर्च हो रहा है। तो देखो चाइना, देखो चाइना पे कितना हो रहा है, मिलिट्री पर्सनल कितने हैं, तो 2 है, 2 मिलियन से यानी कि 20 लाख है, और इंडिया में कितना है 1.1, इंडिया में भी कम नहीं है, 14 लाख है, ठीक है, कम नहीं है ये भी। उसके बाद देखोगे स्पेंडिंग पर मैन, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट डिफेंस बजट से है, ठीक है। अब देखो लेसन लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, ये जो एपिसोड हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा चाइना और इंडिया का टेंशन देखो, यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, पर्सनल डिप्लोमेसी में नॉट वर्क विथ चाइना। क्या बोल रहा है कि ये पर्सनल डिप्लोमेसी है, चाइना के साथ काम नहीं करेगा। चाइना थोड़ा एग्रेसिव कंट्री है, क्यों, साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना के रखा है कि नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में अपना दबदबा बना के रखा है, हांगकांग पे अपना दबदबा बना के रखा है, ताइवान पे
दबदबा बना के रखा है, तो कहाँ से ये डिप्लोमेटिक रिलेशन में सुलझेगा? हाँ, वन बेल्ट वन रोड, इतना एम्बिशियस प्रोग्राम अपना चला के कर रहा है ना जी, उसको एक्सपांड कर रहा है। तो वही बोल रहा है ऑथर कि पर्सनल डिप्लोमेसी से काम नहीं चलने वाला है चाइना के साथ में, बात समझे ना। दूसरा क्या है, वही न्यू फैक्ट्स ग्राउंड में क्रिएट करा क्या, इट पुट्स 2 स्टेप्स अहेड गोज बैक 1 स्टेप, बता दिए ये चीज़, ठीक है। वी शुड बिल्ड क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटेरेंस कैपेबिलिटी, हम लोग को यहाँ पे क्रेडेंशियल कैपेबिलिटी क्रिएट करना होगा, वहाँ पे तैनात करना होगा, न्यूक्लियर वेपन से नहीं, ट्रेडिशनल वेपन से, यानी कि वहाँ पे हम लोग को तैनात करना होगा, लोगों को रखना होगा, आर्मी को वहाँ पे रखना होगा हम लोग को, वरना लैंड चला जाएगा हाथ से, ठीक है। दे आर कंटिन्यू थ्रेट्स टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है, अखंडता, भारत का अखंडता पे बहुत बड़ा चोट है कि नहीं है। शरीर का मेरा अंग, एक अंग भी खराब हो गया तो खराब हो गया शरीर, और मेरा अंग है बिल्कुल, और मेरा अंग एक भी अंग ले लिया तो बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो जाएगा कंट्री में। देखो, द कंट्री सॉवरेनिटी एंड सेफ्टी आर डिपेंडेंट ऑन द बैटल रेडीनेस एंड अलर्टनेस ऑफ इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस। कंट्री का जो सॉवरेनिटी है, अखंडता है और सुरक्षा है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना आपका सिक्योरिटी एजेंसी तैनात है, कितना अलर्ट है, कितना वो लड़ सकता है। यदि लड़ने के लिए बाबू सक्षम नहीं है तो आपका कंट्री बेकार है। आफ्टर आर्मी ही बचा रहे हैं हमको, यानी कि देखो नेपाल का आज बोल रहे थे तुम लोग इंग्लिश क्लास में, ओली का बयान देख लो, राम के ऊपर कितना विवाद डिबेटेबल दिया है उसने रिमार्क कि राम कहाँ के थे, नेपाल के थे। और क्या दलील है बुड़बक का? बुड़बक का दलील ये है कि इंडिया से इतना दूर से थोड़ी कोई आएगा रिश्ता लेके, बताओ। ये बुड़बक को ये भी पता नहीं कि इंडिया और नेपाल रोटी बेटी का बहुत दशकों से चल रहा है, दशकों क्या शताब्दियों से चल रहा है ये चीज़। ये क्या है? एंटी इंडियन सेंटीमेंट जगाया जा रहा है नेपाल में, जो कि पहले जगाया जा रहा था, मगर ये ज़्यादा कामयाब होने वाला नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। केपी ओली, केपी ओली के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब बच्चा बुतरुक हुआ अभी, इसमें बच्चा बुतरुक है वो सब। देखिए, जानबूझ के दे रहा है। ये देखो बाबू, पहले भी ये हम कर चुके हैं मिलिट्री एसिमेट्री। मिलिट्री एसिमेट्री में तो क्या है कि दोनों में कितना अंतर है। मिलिट्री कैपेबिलिटी चाइना का बहुत ज़्यादा है हमसे एज कम्पेयर टू इंडिया। कैसे? देखो, 2.2 मिलियन ट्रूप्स आर्म फोर्सेस है चाइना की तरफ से, और हमारी तरफ से 1.5 है, यानी कि 15 लाख है, उसमें 22 लाख है। इसमें अंतर आ गया। देखो, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देखो बहुत ज़्यादा है उसके पास, हमारे पास भी है मगर उतना नहीं है। न्यूक्लियर वारहेड देखो 320 है, ठीक, उसका आधा हम लोग पास 150 है। तो हर एक चीज़ में टैंक्स में कंपेयर करो, उसके पास 7000 है, हम लोग का उसका आधा है, हम लोग पास लगभग 3500 है। बात समझ में आ रहा है ये सभी चीज़? तो डेटा तुमको क्या बोलता है कि मिलिट्री एसिमेट्री है। मिलिट्री एसिमेट्री मतलब क्या? डिफरेंसेस है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन पावर ज़्यादा है वहाँ पे, हथियार भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो कहाँ से इंडिया मजबूत होगा, कहाँ से उसको कर पाएगा? तो कोई बोले तुम्हारे गार्जियन लोग कि चाइना को हम कुचल देंगे, तो बोलना कि ऐसा नहीं है, ये आपका पाकिस्तान नहीं है कि कुचल दीजिएगा, समझे ना। मैं घर में यही बोलते रहता और थक गया हूँ बोलते बोलते। बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर के बुजुर्ग लोग, कि युद्ध कर देना चाहिए। तो पूछते हैं कि युद्ध जब कर देंगे और जब आपको चावल खाने को नहीं मिलेगा तब फिर क्या होगा? एक तो ऐसे कोविड-19 में नहीं मिल रहा है, बात समझ रहे? युद्ध करना सोल्यूशन नहीं है बड़े कंट्री के लिए, खत्म हो जाएगा कंट्री। हाँ, मत चाइना है कि मैनेज कर लेगा युद्ध करने के बाद भी, पैसा है, सरप्लस है उसके पास। देखो इंडिया, अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको डायनेमिक्स समझना होगा यहाँ पे। अब पूरी तरह से हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं। अब हम लोग 2000 का बात करते हैं, ठीक है। 21वीं सदी अब घुसा है, समझे ना। अभी कौन सरकार है? अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार है। और स्पेशली यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारा इंडियन मार्केट क्या हुआ कि ट्रेड बैरियर, लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया गया चाइना के लिए। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में आना शुरू हो गया, कंपटीशन हम लोग फेस नहीं कर पाए, डोमेस्टिक हम लोग का ख़त्म हो गया और हम लोग ह्यूजली डिपेंड हो गए चाइना पे। और ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुआ है। प्रिसाइजली कहा जाए तो 2004 के बाद ये आंकड़ा देखा गया है।
और ये कंटिन्यू जाके 2010 और 11 में अपने समाप्त पे था, अपने पीक पे था, और यही चीज़ अभी कंटिन्यू हो रहा है। हम आप ब्लेम नहीं कर सकते सरकार को, ब्लेम नहीं कर सकते। कोई क्या बोलते हैं, एक है ना, कोई क्या, एक बहुत अच्छा तुम्हारा शायरी है, कोई बेवफा नहीं होता, उसका भी कुछ कारण रहे होंगे, समझ गया, यही है ना। कभी हुआ है बेवफाई तुम लोग के साथ में? हाँ हुआ है, प्रिंस का हुआ है समझ गए। तो बेवफाई नहीं हुआ होगा, कुछ कारण हो गए, इसमें भी वही है। अब क्या कारण हो गए, हिस्ट्री को खंगालते हैं, चीज़ों को जानते हैं, क्या ऐसा कारण हुआ होगा कि उसको किया गया होगा। क्यों? 21वीं सदी क्या एशिया का सदी है, मानते हो? उस एशिया में सबसे पावरफुल मार्केट कौन है? चाइना और इंडिया है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया ने हमेशा इंक्लूसिव देखा है, इंडिया ने हमेशा चाइना को लेके चला है, ठीक है। मगर चाइना का डायनेमिक्स चेंज हो गया जब देखा कि इंडिया बहुत पीछे हो गया और हम अब यूएस के बराबर होने वाले हैं, तो चाइना को, इंडिया को पीछे कर दो। अब कोई मतलब नहीं इंडिया से, इंडिया बहुत पीछे हो गया है। बात समझे ना, यही डायनेमिक्स हुआ, यही पढ़ेंगे। अब देखो क्या हुआ। इंडिया वॉज नॉट अ थ्रेट टू चाइना, चाइना वॉज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। एक दूसरे का थ्रेट नहीं था 21वीं सदी में, यानी कि 2000 के पास, ठीक है। एक दूसरे से म्यूचुअल कोऑपरेशन था ये दो को। देयर वॉज इनफ रूम इन एशिया एंड द वर्ल्ड फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना टू ग्रो। यही बात बोले हैं, एशियन सेंचुरी था और दोनों के पास स्पेस था ग्रो करने का 2000 के आसपास। इंडिया वॉज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एंड चाइना फॉर इंडिया, यानी कि एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म हो रहा था। बताए थे म्यूचुअलिज्म कि इंडिया के ग्रोथ के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है, चाइना के ग्रोथ के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना रिलेशन है एक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल डायमेंशन एंड दिस इनहेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन देम। और ये क्या है कि इंटरनेशनल लेवल में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और दोनों एक दूसरे का क्या थे, सिम्बोटिक रिलेशन, यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कोरल वाला, ठीक है, सिम्बोलिक रिलेशन में आ गए और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और ये आगे चला। अब आगे चला कहाँ तक चला देखो। सडनली सेवरल पॉइंटर्स वे टुवर्ड्स द डायरेक्शन। कैसे? ये कैसे तुम कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे का वो थे, सप्लीमेंट्री थे, एक दूसरे को साथ दिए, तो ये तुम पॉलिटिकल डिसीजन से मान सकते हो। अब आ जाएंगे तुम्हारा मनमोहन जी। तो देखो, प्रिसाइजली फॉर दिस कंसेंसस बोथ द साइड विश टू सीक अ पॉलिटिकल रेजुलेशन ऑन द बाउंड्री इशू। जितने भी बाउंड्री इशू थे, क्यों अभी भी सेटल डाउन नहीं हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जान ही रहे हो। बार बार कुछ क्या कि 1993 में क्या बोल दिया गया था नरसिम्हा राव कि ठीक है आप जो ले लिए वो रीजन अक्साई चीन का, ठीक है आपके पास है। अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बात नहीं हुआ है ठीक से। मगर मनमोहन जी क्या किए कि ठीक है आपका जितना भी लैंड से डिस्प्यूट है उसको पॉलिटिकल रेजुलेशन के थ्रू सुलझाया जाएगा, ना कि एग्रेशन के थ्रू। एक पॉजिटिव मूव है ना, कि वहाँ का नेता और यहाँ का नेता सरकार मिलके इसको पॉलिटिकल रेजुलेशन के तौर पे सुलझाएगी। ये प्रोग्रेसिव स्टेप था। दूसरा देखिए, व्हेन द बाउंड्री इशू लेफ्ट फॉर द पॉलिटिकल रेजुलेशन दे कैन वर्क टुगेदर ऑन द कन्वर्जेंट इश्यूज। जितने भी कॉमन इश्यूज होंगे साथ में काम कर सकेंगे, क्योंकि म्यूचुअल सपोर्ट मिल रहा है एक दूसरे को। कन्वर्जेंट इशू मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट मतलब कॉमन इश्यूज, वो ट्रेड का हो सकता है इश्यूज, वो दूसरा चीज़ का हो सकता है, वो इंटरनेशनल इश्यूज हो सकता है, WHO में कुछ करवाना है उसका इशू हो सकता है, UN में कुछ करवाना उसका इशू हो सकता है। पॉजिटिव रहना है, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया उसमें हो सकता है इश्यूज। दोनों देखते नहीं कि इंडिया के आड़ में चाइना भी बोलता है हम भी डेवलपिंग है, और उसको WTO से बहुत फायदा मिल जाता है। वही एग्रीकल्चर सब्सिडी वाला चीज़। और कार्बन एमिटर तो बहुत ज़्यादा है ये, मगर इसका टैग लगाए, धब्बा लगाए डेवलपिंग कंट्री का, इसका बहुत फ़ायदा उठा लेता है चाइना हर समय। याद करिए सभी, यहाँ से भी आप कोट कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। अब हुआ क्या, जो वहाँ के चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, विन जियाबो, ये इंडिया विजिट किए थे 2005 में, ठीक है। और द लास्ट टाइम इंडिया एंड चाइना वर्क टुगेदर ऑन द ग्लोबल इशू was during the Copenhagen Climate Change Summit in 2009। 2009 में भी ये जो कोपेनहेगन है एक समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट हुआ था, यहाँ पे भी दोनों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला था, इंडिया और चाइना का। बात समझे। ऑल चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ 2010 के बाद डायनेमिक्स चेंज हो गया पूरी तरह से।
अब एक दूसरे कंट्री पे जो डिपेंडेंट है, अभी कंट्री का मूड ही चेंज हो गया। कैसे? तो देखो 2015 में क्या हुआ, टेम्पलेट फॉर पेरिस क्लाइमेट समिट, है ना। हर समय मैं कोट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट। और आने वाले दशक में 2030 में भी 40 में भी इसका जिक्र होगा 2015 का। इतना रिवोल्यूशनरी है। अब बाबू तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है, चाहे तुम 25 में दो एग्जाम, चाहे 30 में दो, डज नॉट मैटर। 2015 का ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी पे बल दिया गया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बल दिया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया इसमें हाँ, इसमें क्या था, इसमें आपका NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है ना, कि आप नेशनली डिटरमाइन करा कि आप इतना ग्रीन हाउस गैसेस घटाएंगे, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए थर्मल पावर प्लांट आप घटाएंगे और रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी बढ़ाएंगे। यही तो सबसे अजूबा वाला चीज़ था पेरिस ट्रीटी में। और इस पर सिविल सर्विस हर समय पूछा है इसको, ठीक है ना। बेस्ट टॉपिक है सिविल सर्विस का पेरिस ट्रीटी। देखिए अब क्या हुआ कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट समिट है was worked out by the China, US and the China. It became the basis of the Paris Agreement. India was no longer a key player. हालांकि मोदी जी बहुत किए थे, मगर ओवरऑल देखिएगा तो ये पेरिस ट्रीटी का श्रेय जाता है वर्ल्ड लेवल पे US और चाइना पे। मोदी जी तो गए थे, मोदी जी का भी बहुत नाम हुआ है, मगर इंडिया को सबसाइड कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि 2015 में औकात दिखा दिया गया है इंडिया को, यानी कि चाइना US के बराबर समझ रहा है अपने आप को, जो कि है। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज नो लॉन्गर अ की प्लेयर, चाइना बिगेन टू बेंचमार्क इट्स अगेंस्ट द US। देखो लिखा है US के अगेंस्ट अपने आप को वो कर रहा है कि हम उतना बराबर पे हैं। इट रिलेगेट रिलेशन विथ अदर इमर्जिंग कंट्रीज टू द सेकेंड रंग। अब बाकी कंट्री इमर्जिंग इकोनॉमिक से जो डेवलपिंग, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप को कम्पीट किससे कर रहा है, US से कर रहा है। इसका मतलब हुआ China regards its relation with India as no longer a significant factor in its Asian and global strategy। क्या है, चाइना का जो मूड है वो बोलता है कि इंडिया कुछ है ही नहीं है, फालतू का एशिया कुछ नहीं है, जो है हम हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। बात समझे? लेट अस लुक। अब एक ये आइडियोलॉजी हुआ, मतलब एक जो ये पर्सपेक्टिव हुआ, दूसरा जो एडिटोरियल था ना, इसी में दो एडिटोरियल का क्लब है ना, दूसरा एडिटोरियल देखिए यहाँ से घुसाया गया है, दूसरा एडिटोरियल मैंने यहाँ से घुसाया है, समझो बात को, क्योंकि कॉमन टॉपिक था। अब आइडियोलॉजिकल लाइन पे हम लोग बात करेंगे कि आइडियोलॉजिकल लाइन पे क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। देखो, इट वांट्स टू शो द वर्ल्ड दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज क्योटिक। देखिए कम्युनिस्ट सरकार है, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑथोरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। इसका मतलब क्या, सरकार एक ही के हाथ में है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। कोई प्रजातंत्र कोई लोकतंत्र का बात नहीं है चाइना में। तो क्या दिखाना चाह रहा है कि 2000 तक तो बाबू हम लोग एक ही थे, अब अचानक तुम्हारा लोकतंत्र वाला देश है और अब मेरा कम्युनिस्ट वाला है, मेरा टोटलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तुमसे तुम आगे निकल गए तो तुम्हारा क्या, तुम झुंझुना बजा रहा है तुम डेमोक्रेसी को लेके। बात समझ रहे हो ना? ये चाइना बताना चाह रहा है वर्ल्ड को कि ये खाली डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करता है, इंडिया कुछ GDP पे काम ही नहीं करता है, इसका फेलियर है डेमोक्रेसी। समझे नहीं? ये बोलने का मतलब है। देखो अब पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इट वांट्स टू शो टू द वर्ल्ड दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज chaotic and inefficient and it is a no match for the superior model which China represents। समझ गए बात को? चाइना जिस तरह रिप्रेजेंट करता कहीं मैच ही नहीं है इंडिया का, इंडिया बेकार है, इनएफिशिएंट है उसका डेमोक्रेसी। दूसरा देखो, इन फैक्ट देयर वाज अ मैसिव फेलियर ऑफ चाइनीज ऑथोरिटेरिज्म इन एक्नॉलेजिंग द एपिडेमिक प्रॉम्प्टली एंड टू एक्ट ट्रांसपेरेंटली। मगर जो भी लंबा चौड़ा भाषण करे, हमारे ऑथर भी बैठे हुए हैं ना, हिंदू पेपर लिख रहे हैं बैठ के, वो तो गाली देंगे चाइना को भी। वो क्या बोलेंगे, भले ही बड़ा बड़ा डिंगराबाजी करे, मैं एक ठीक से तो ये तो एपिडेमिक को बचा नहीं पाया, ये इतना बड़ा बड़ा बात करता है। समझ रहे हो ना? ऑथर कम नहीं है, इंडिया का ऑथर है। हाउएवर इट cleverly marks this failure with its subsequent and ruthless efficiency which COVID-19, जिस तरह COVID-19 क्राइसिस है, टैकल कहाँ बढ़िया से किया, बढ़िया से टैकल करता था, वो पेंडेमिक घोषित ही नहीं होता। ये भी दिखाता है कि कहा झूठों का तुम बात करते हो, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं किए हो ठीक से, और बड़ा बड़ा तुम इंडिया को बोल रहे हो। It turned to a clever demonstration of the success in tackling the
ये दिखाता है कि कितना आपको सक्सेस मिला है पैंडेमिक को टैकल करने में। कुछ नहीं है, फालतू हैं आप भी। डेंजर्स ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, जो आइडियोलॉजी है बाबू, कैसा आइडियोलॉजी कि डेमोक्रेसी बेकार है, टोटलिटरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट है, इस तरह का डायमेंशन जो है इसके ऊपर लिखा गया, ये डेंजर है। इस तरह नहीं सोचते। क्यों डेंजर है? देखो, डेमोक्रेसी अटैच ह्यूज इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल फ्रीडम्स, द रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट पावर। करेक्ट बात है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। आज फ्रीडम पे बच्चा बोला था, वो क्या है कि डेमोक्रेसी आपको इंपॉर्टेंस देता है, अहमियत देता है फंडामेंटल फ्रीडम का, है कि नहीं है? फ्रीडम है बाबू, सांस लेने का फ्रीडम है, जाने का फ्रीडम है, तो रोकता है तुमको? नहीं रोकता है। यही डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। तुम बैठ के यहीं पे बैठ के तुम मोदी जी के अगेंस्ट भी कुछ बोल सकते हो, यही तो तुम्हारा खासियत है। हम जी जिनपिंग अगेंस्ट नहीं बोल सकते यदि हम चाइना का रहते तो। यदि अभी सोशल मीडिया में, वहाँ का सोशल मीडिया में आ गए तो अभी हमको लुप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना? क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएंगे, समझ रहे हो? सॉरी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मेरा प्रजाति खत्म, जी कुमार प्रजाति खत्म, आया था डिंगराबाजी किया था, खत्म हो गया वो। समझ रहे हो ना? रूल ऑफ लॉ है, कुछ गलत करोगे तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सजा मिलेगा तुमको, भले ही लेट मिले, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी है स्टेट पावर का, है ना? कि स्टेट पावर जो भी करता है, जो भी गवर्नेंस करता है, वो पूरा बताता है ना। मीडिया किस लिए है? अकाउंटेबिलिटी के लिए ही है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि भारत में मीडिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है? ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। एक मीडिया ही तुम्हारा ऐसा सेक्टर है, ऐसा जोन है कि जो पूरी तरह से कंप्लीटली तुम्हारा पावर को वो कर सकता है, चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट के पावर को। मगर वो भी जब बिक जाए, तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो कोई काम का नहीं है ये देश। और वो उस चीज़ में मूव कर चुके हैं। अब बाबू इसका जो यात्रा है ना बाबू, बहुत लंबा यात्रा होने वाला है। बात समझे ना? सरकार गिर जाएगा, सरकार दूसरा का बन जाएगा, मगर मीडिया का यही रवैया रहने वाला है। ये देख लेना तुम लोग, धज्जिया उड़ जाएगा डेमोक्रेसी का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कल के दिन में तुम लोग को बनना होगा ना सीएम, तो पहले जाके नाक रगड़ना होगा उसको, मीडिया को जाकर, ठीक है हम 1 करोड़ रुपया देंगे, ज़मीन बेच के देंगे, हमको प्रमोशन कर दीजिए। बात समझे? इतना तुम्हारा मीडिया बिक चुका है। और मीडिया एक रास्ता में जो चल दिया है ना, पीछे नहीं आ सकता है। बात समझो, पीछे क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मार्केट है, मार्केट में झूठ मूठ का चीज़ बिकता है। अभी देखो रिपब्लिक खोल के बैठो ना, भारत ऊपर देख रहे थे, खाली पायलट को लेकर बैठा हुआ है। कोविड क्राइसिस खत्म हो गया क्या? तो फिर बात समझो यार, हर समय मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बताने के लिए, मत समझो कि क्या स्थिति है। देखो, एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल पावर कंटिन्यूज टू शिफ्ट टू चाइना एशिया, चाइना वांट्स नॉट ओनली टू डोमिनेट मिलिट्रीली एंड इकोनॉमी बट आइडियोलॉजिकल। चूँकि सबका केंद्र एशिया बन चुका है और एशिया में सबसे टॉप कौन है? चाइना है। तो केवल चाइना मिलिट्री तक कंट्रोल नहीं करना चाहता है, केवल चाइना इकोनॉमिक तक कंट्रोल नहीं करना चाहता है, चाइना आइडियोलॉजी में भी कंट्रोल करना चाहता है। बात समझे ना? मैं बेस्ट हूँ, ठीक है? यहाँ से हमको याद आता है, यहाँ से सुनो, एग्जैक्टली रमानंद जी, यहाँ से हमको याद आता है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, वो भी एक डिक्टेटर ही बन गया है। 2000 में आया था और अभी तक है, और उसको 36 तक रहना है, ज़्यादा दिन नहीं, 36 तक रहना है, ठीक है? और जितने भी उसके डिसिडेंट हैं सबको अच्छे से मार देता है। वो सड़क पे उठा देगा, सड़क पे ही गोली ठोक देगा, कोई मतलब नहीं है। 2 दिन पहले एक प्रांत का जो गवर्नर थे, एक्स गवर्नर, उसको ठोक दिया, सॉरी, उसको पकड़ के ले गया जेल में, वहाँ ठोक देगा उसको। तो काहे का डेमोक्रेसी है? रसिया में रिवोल्यूशन चल रहा है वहाँ पे, समझे ना? हो सकता है रसिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन भी हो जाए, जैसे हाँ पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो निकल जाएगा ना, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। आप बीबीसी देख लीजिए, आप उसका भी न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत सारा न्यूज़ है, ठीक है? ये न्यूज़ तो इंडियन टेलीविज़न में भी नहीं देता है, ठीक है ना? फालतू है। देखिए अब क्या है, समझ के बाद यहीं से बात किए थे, मिलिट्री में भी कंट्रोल करना चाहता है, इकोनॉमिकली भी कंट्रोल करना चाहता है और आइडियोलॉजिकली भी कंट्रोल करना चाहता है।
इंडिया शुड रेज इट्स स्टेटस मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली बट शुड नॉट सेक्रीफाइस आइडियोलॉजी। ठीक है, इंडिया को क्या करना चाहिए इस ध्यान में कि इंडिया को भी अपना मिलिट्रीली पावर बढ़ाना चाहिए। यही तो कन्वेंशनल चीज़ था ना पहले, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज आवर मिलिट्री पावर। इकोनॉमिकली भी बढ़ाना चाहिए, जेब में पैसा रहेगा तभी बाबू आवाज़ तुम्हारा माना जाएगा, ठीक है ना। और आइडियोलॉजी नहीं छोड़ना चाहिए, इंडिया का आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है, यहाँ डेमोक्रेसी है, बोलने का आज़ादी है बाबू। एक बार चला जाएगा ना तो फिर सोचोगे कि मेरे दादाजी डेमोक्रेसी में रहते थे, वो बोलते थे तो कोई मारता नहीं था, समझो, ऐसा बोलना शुरू कर दोगे तुम लोग तो कम से कम ऐसा दिन नहीं आए। तो इसलिए जिस धरती पे जन्मे वो बहुत अच्छा धरती है। इंडिया हैज़ बीन इनक्रेडिबल सक्सेस इन मैनेजिंग अ मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी सोशल कल्चरल सोसाइटी, दिस टू विदाउट सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। कितना बढ़िया लाइन लिख दिया है, हाँ, कितना ब्यूटीफुल लाइन लिख दिया है ऑथर ने। क्या बोला कि इंडिया को इनक्रेडिबल सक्सेस मिला है इंक्लूसिव ग्रोथ में, ठीक है, मल्टी एथनिक। यहाँ पे क्या नहीं है, आसाम में देखो ट्राइबल मिल जाएगा, साउथ में जाओ ट्राइबल मिल जाएगा, है ना, हर जगह तुमको ट्राइबल मिल जाएगा, सबको बचा के ले। मल्टीलिंगुअल, लैंग्वेजेस बोलने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। मल्टी रिलीजियस, देखो देखो कल्चर कितना पढ़े थे हम लोग, हाँ, जो राष्ट्रिज्म है, पारसी है कि नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, यहाँ पे सब कितना को एग्जिस्ट रखकर चल रहा है भारत में। मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उसको हम लोग यदि सक्सेसफुली मेंटेन कर दिए है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो काहे हम अपना आइडियोलॉजी को छोड़ें, अपना हम एथिक्स है, अपना जो इंटीग्रिटी है, अपना डिग्निटी है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि यू हैव टू इंक्रीज योर मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एंड यू हैव टू स्टिक विथ योर आइडियोलॉजिकल लाइन्स, दैट इज योर डेमोक्रेसी। समझे, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है। नरेंद्र मोदी जी यूएस के कांग्रेस में जाते हैं और क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत अच्छा भाषण देते हैं। क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड ह्यूमन टू फ्लरिश। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ह्यूमन को फ्लरिश करने का, है ना, ह्यूमन बीइंग को। तभी तो मोदी जी जैसे आदमी, छोटे आदमी एक पीएम बन गए, डेमोक्रेसी नहीं इसका कारण है। यदि डेमोक्रेसी नहीं रहता तो कहाँ बनता, एक चाय वाला का घर का आदमी कहाँ बनता। जो भी टैग लगा है, उसके पिताजी तो बेचे हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो बेचे कि नहीं बेचे, डेट्स अ डिबेटेबल इशू। मगर एक बैकवर्ड घर के आदमी भी आज प्राइम मिनिस्टर बन जाता, उसके बीच में गंगा के किनारे उस पार बहुत कुछ होता है। मगर वहाँ से जर्नी और पीएम का जर्नी में एक सामान्य परिवार का आदमी चंद्रशेखर पीएम बन जाता है इंडिया में, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री इस कंट्री में पीएम बन जाता है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स मनमोहन जी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये भी तो ब्यूटी है। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी बेस्ट है ऑथर के हिसाब से। फाइनल वर्ड क्या है, इफ एशिया डज become a Chinese dominant space, it will not only be because India failed to get its economic act together, but also because it did not stand up its democratic credential. यदि बोल रहा है कि यदि चाइनीज़ डोमिनेट कर गया एशिया में, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया को पीछे कर दिया, इसका मतलब ये कि वो अपना आइडियोलॉजिकल लाइंस, उसमें कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं है, वो क्या है, ऑथोरिटी गवर्नमेंट है, टोटलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। The future of the democracy in Asia and the world may well be determined by the choices Indian makes. मगर जो डेमोक्रेसी है एशिया का, वो बहुत निर्भर करता है कि इंडिया क्या सोचता है। क्यों, इंडिया ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, 1.25 करोड़ देशवासी का, है ना, देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है। देखो कितना खूबसूरत है ये देश में, कितना डाइवर्सिटी है। घर से बाहर निकलो अभी तुमको डाइवर्सिटी दिख जाएगा, फिर भी लोग मिल के रह रहे हैं बाबू। बाहर भी लोग बड़ा बड़ा खाली आंकड़ा देता है, ठीक है ना, किताब में लिखता है, कॉपी में रिपोर्ट देता है। एक ब्लैक के लिए इतना बड़ा कांड हो जाता है यूएस में, जो कि अपने आप को सबसे सुपर पावर बताता है। और इंडिया में देखो ब्लैक वाइट क्या है, सब एक है। हाँ, ये अलग बात है, पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम का बीज बो देते हैं, फिर भी इंडिया, फिर भी पब्लिक तो होशियार है ना जी, इतना बुर्बक है पब्लिक, पब्लिक होशियार है। तो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, है ना, सोशल एक्टिविस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं मैसेज देता हूँ ना आप समझ रहे हो। अब हम लोग छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ था दिल्ली में, ठीक है, वो एनजीओ आपका सोशल इविल्स पे था, दिल्ली में मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ था।
ठीक है, और वो आपका सोशल इवेंट्स पे था, स्पेशली आपका चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर था, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट, और उसमें भी चिल्ड्रन में गर्ल्स के ऊपर, इसलिए मैं गर्ल्स के ऊपर मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ। ठीक है, और उसमें ऐसा बहुत सारे केसेस आए थे दिल्ली में भी जहाँ पे चाइल्ड मैरिज अभी भी करवाया जा रहा था, और वो रीजन क्या है, पूर्वांचल का बच्चे लोग हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के। हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक फैमिली है, गरीब फैमिली है, मान लीजिए उसका चाइल्ड मैरिज हो रहा है, वल्नरेबल। देखिए मैं बहुत दिक्कत है, पता है आपको, पेरेंट्स को कन्विंस करना एक मांझी से भी बड़ा काम हो जाएगा, समझो ना, पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा काम है पेरेंट्स को समझाना। पेरेंट्स मानने के लिए तैयारी नहीं होता है, पेरेंट्स बोला कि निकाल देते हैं इस तरह का स्टेटमेंट देता है, लोग निकाल देते हैं, समझे ना, बोझ हल्का हो जाए। क्या बोल रहे हैं आप, व्हाट इज दिस, बच्चे के बारे में क्या ऐसा सोचा जाएगा? ये भी कहाँ का है बाबू, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं। आप बिहार में देखोगे तो बिहार में तो ये डगर पे है, साउथ में पता है लव मैरिज कर लिया बवाल उठ जाता है साउथ में, पता है तुमको? ये बहुत ज़्यादा है हाँ, ये सब लिबरल है, लिबरल है बहुत ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट पूरा ले लीजिए आप, हाँ नॉर्थ ईस्ट पूरा ही ले लीजिए, दार्जिलिंग, सिक्किम और जितना भी है, दार्जिलिंग एरिया स्पेशली बंगाल का, नहीं पूरा बंगाली ले लीजिए। हाँ बहुत स्टेप्स डिसीजन लेती है, ठीक है ना। और जो देखते हो रात को लड़का लोग घूमता है ना, लड़की लोग भी घूमती है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कब लड़की लताड़ देगी आपको बड़ी सभा में, आप डर के रहिएगा। यहाँ की तरह नहीं है कि लड़की को थोड़ा सा दबा दे तो लड़की चुपचाप साइड करके 2 बैक स्टेप वाला करके भाग जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पे सशक्त रहती है कोमल, तुम वहाँ पे रहती तो हमको भी डांट देती समझे बात को, ऐसा होता है। सेम ये दार्जिलिंग का एरिया, गैंगटॉक का एरिया सेम, ये आपका पता है कल्चर सेम है, ये वाला जो एरिया है ना सेम कल्चर है। दार्जिलिंग में आपको जो मिल जाएगा हिल्स वगैरह, वो गैंगटॉक में मिल जाएगा देखने को। वहाँ का लोग का जो नेपाली लैंग्वेज है हूबहू आपको सिक्किम में मिल जाएगा। देखिए भले ही आप बंगाल में आ गया वो मैटर नहीं करता, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आदमी बनाया इस चीज़ को, तो फिर आपका ये निरहुआ कैसे सुपरस्टार बन गया बिहार का, उत्तर प्रदेश का है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ बात है ना, निरहुआ गाना याद आ रहा है हमको निरहुआ का। स्टार है वो, स्टार है, मैं भी उसको बहुत बड़ा स्टार मानता हूँ, बहुत मेहनती भी मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि उसने जो स्ट्रगल का जो देखा है, प्लस दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए उसको स्टार कहने में मज़ा आता है कि जो अपने टैलेंट के बल पे आया है, बेचारा ना उतना लाजवाब पर्सनैलिटी है ना, मगर उसका बोलने का तरीका, एक्टिंग करने का तरीका, जुझाड़ू पर है ना, अखिलेश को हराने वाला था। बताइए कितना बड़ा सत्ता पलट हो जाता है उत्तर प्रदेश में, समझते हैं, पूरा गड़ी खत्म हो जाता है यदि अखिलेश हार जाता तो वहाँ से, फिर कभी उठ नहीं पाता बाबू एस पे, वो तो कैसे बचाया वहाँ पे। बताइए मोदी जी भी कितना प्राइम कैंडिडेट को ढूंढ के लाए थे वहाँ से। उसके बाद उसकी पार्टनर जो है अमराली, क्या नाम है उसका, अम्रपाली भी दौड़ के गई थी प्रचार करने के लिए, है ना। सभी स्टार, वो ऑब्वियसली स्टार हेल्प करेगा। चलिए मनोज तिवारी ही हंसदलक रिंकिया के पापा। देखिए हुआ क्या, इस पर भी बहुत बड़ा राजनीति हो गया। अब देखिए उसको बनाया गया क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बिहारी लोग हैं, पूर्वांचल के लोग सब हैं। अब ये क्या है, बहुत अरविंद केजरीवाल, उसको भी पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आता है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा तेज दिमाग का है, ये बहुत तेज दिमाग है बाबू। हाँ
वो देखो वो कैसे राजनीति में खेला है, मैं बताता हूँ। तो बोला कि आपकी, उसको बोला कि बीजेपी से आपको कौन लगता है कि पोटेंशियल सीएम बन सकता है? तो बोला कि रिंकिया का पापा। तो मतलब एक कनोटेशन देना चाह रहा है कि ऐसा आदमी को तुम बना दोगे तो दिल्ली ऐसा स्टेट को संभाल पाएगा क्या केजरीवाल? अब इस स्टेटमेंट में देखो कैसे पॉलिटिसाइज किया आता है। अब मनोज तिवारी क्या बोलता है, रिंकिया एक लड़की है, यानी कि लड़की के ऊपर इसने गलत कमेंट किया है। लड़की के पापा कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर रिंकिया का पापा का कॉन्टेक्स्ट केजरीवाल के हिसाब से अलग था कि कोई ऐसा आदमी जो राजनीति को ठीक से जानता ही नहीं हो, उसको कैसे हम सीएम का पद दे सकते हैं। अब दूसरा स्टेप देखिए, केजरीवाल का चालाकी। केजरीवाल ने अपना जितना चालाकी था ना सब दिखा दिया इसमें। इस पर क्या लगा, शाहीन बाग का बात हुआ था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट का बात हुआ, मनोज सिसोदिया बीच में फंसा है इसमें, केजरीवाल कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। अब समझो, बोलेगा भी दिक्कत, नहीं भी बोलेगा दिक्कत, समझो बात को। तो उसके बाद क्या बोला उसने, अब बीजेपी का तो महामूर्ख से मूर्ख है नेता सब, ठीक है ना, मूर्ख से भी मूर्ख है, समझे ना। ये क्या बोल दिया उसने कि केजरीवाल टेररिस्ट है, ठीक है। अनुराग ठाकुर तो वो बहुत समझदार है, मगर उससे मुंह से निकल गया, ठीक है ना, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत, हाँ वो गलत है, वो स्टेप गलत है, मैं वो इंटेलेक्चुअल है आदमी, ठीक है ना, वो अभी से नहीं बहुत पहले से, देखो वो आदमी इंटेलेक्चुअल है, ये तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, देखो ये स्टेप समझो। तो केजरीवाल के सामने में एक बोनस मिल गया है टेररिस्ट का, तो बोला कि यदि हम महिलाओं को फ्री सर्विस दे तो हम टेररिस्ट हैं, यदि हम एजुकेशन पे बात करें तो हम टेररिस्ट हैं, तो ठीक है हम टेररिस्ट हैं। समझ रहे हो, लोगों को पहुंच गया खबर। अब लोग सोचेगा केजरीवाल को बोल दिया टेररिस्ट, जो कितना काम किया है, पूरा सेंटीमेंट्स बदल गया। फिर केजरीवाल फॉर केजरीवाल हो गया। अब 62, हाँ रामनवमी ले गया हनुमान के बिना, लास्ट में क्या हुआ, हनुमान जी के शरण में चले गए, झंडे वाला पूजा वूजा कर दिए, मीडिया पे चला गया, 62 सीट। समझ रहे हो कुमार, समझ में आ रहा है। बाद में जाना है तुम लोग को, राजनीति में जाना है तुम लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लंबा बात हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया 8 जुलाई को, और फटाफट अपना निकालो सिलेबस। देखो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फटाफट दिखाओ हमको कौन सा नंबर है। ग्यारह नंबर बोलो तो। रमानंद जी देख लिए आप, दिखा दो उनको भी। हाँ अच्छा, 11 12 दोनों हैं, 2-3 बार देख लो उस चीज़ को। देखो अब बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि ना आपके पास कोई टेक्नो जाइंट्स है, ना आपके कंट्री में गूगल है, ना आपके कंट्री में अमेजन है ना, और ना ही आपकी कंट्री में कोई डेटा पे काम करने वाला कोई जाइंट है। अब आने वाले समय में इंडस्ट्री 4.0 के लिए सबसे जो बजवर्ड होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो कि सुपर कंप्यूटिंग में भी यूज़ होगा, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी यूज़ होगा। और इस तरह का यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इस तरह का आपका प्रोग्राम एंड पॉलिसीज नहीं बनेंगे, तो आपका कंट्री बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए ये क्रिटिकल एनालिसिस है, बात समझ गए ना, ये क्रिटिकली बोला गया है। तो बात समझो कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रंट, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। तो देखो मैं ये प्रयास पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग इन हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। सरकार सोच रही है किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंट करके हम लोग गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। समझे, गवर्नेंस मतलब वे ऑफ
गिविंग स्कीम्स वगैरह, ठीक है, सर्विस डिलीवरी। इसके लिए 4 कमिटी सेटअप हुआ था बाय द मेटी, ठीक है, और दे सबमिटेड रिपोर्ट्स ऑन द इश्यूज। क्या क्या इश्यूज पे दिया गया है देखो, डेटा प्लेटफॉर्म्स, स्किलिंग एंड री स्किलिंग, लिवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल मिशंस, साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल एंड एथिकल मैटर्स, ठीक है। क्यों लीगल एंड एथिकल मैटर्स? बाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके तुम नर्सिंग अवतार भी बना सकते हो, तो एथिकल इशू हो गया नहीं है। अभी के दिन में नर्सिंग अवतार बन जाएगा तो एथिकल इशू है कि नहीं है? अब बना सकता है ह्यूमन बीइंग, मगर एथिकल इशू इसलिए नहीं बनता है। बनाने के बहुत कुछ बना देगा, टाइगर है उसका शरीर चेहरा आदमी का, एथिकल इशू हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो एथिकल इश्यूज होता है, सरकार ऊपर देखती है, कुछ आप हैवाजाट नहीं बना सकते, उसका नेगेटिव असर पड़ जाएगा उस पर डीएनए लेवल पे। उसके बाद जो प्रजाति होगा उसका क्या हाल होगा? सोचो, नर्सिंग अवतार जब शादी करेंगे, ठीक है, मैं हिंदू के मैथोलॉजी से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यदि आकार बन गया तो उसका जो जेनेटिक ब्रीड होगा उसका तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अनएथिकल इश्यूज है ये सब। इंडिया ऑल्सो ज्वाइन इन द मंथ ऑफ जून। इसके बाद बोला फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI। मैं बताऊंगा GPAI क्या है थोड़ी देर में, ठीक है। तो इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ इसका बना, यही जून 2020 का बात है, ये अभी का बात है। तो GPAI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझे, ये नया चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बना है वर्ल्ड में, इसका इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। क्यों फाउंडिंग मेंबर है? क्योंकि सब कंट्री को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई पीछे नहीं हो सकता है। यदि जो कंट्री पीछे हुआ वो कंट्री बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि अभी का इंडस्ट्री 4.0 वही होने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही होने वाला है, ड्राइवरलेस कार ही होने वाला है। यही है, जैसे कि आप इस टेक्नोलॉजी को तुम नहीं जानोगे मोबाइल चलाना तो तुम पीछे हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा लोग कैसे पीछे हो गए? क्योंकि यूज़ नहीं करते ही है, और तुमको भी यूज़ करने नहीं आया तो तुम ज़माने से पीछे हो जाओगे। फिर बटन टिपते रहो, खाली ऑन ऑफ करते रहो बैठ के। कई लोग को रिमोट भी ठीक से चलाना नहीं आता है, मानते हैं इस बात को? क्यों? टेक्नोलॉजी से पीछे हो गया। ऐसा स्थिति ना हो कंट्री में, समझे। अब देखो, अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारा GPAI से जुड़ा रहेगा। GPAI से मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो तुम्हारा जो OECD का, OECD जानते हो, ऑयल एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग, हाँ, कंपनीज जो है तुम्हारा, सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज जो है यहाँ पे, ये सऊदी अरब का, ये सब कुवैत वगैरह ये सब, ठीक है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, इसका जो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, वो एक तरह से हेडक्वार्टर का तरह काम करेगा GPAI के लिए, समझे। इसमें क्या होगा, 2 सेंटर्स होगा एक्सपर्टीज के लिए। एक मॉन्ट्रियल होगा, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है, और एक पेरिस जो कि फ्रांस में है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस वहाँ पे एक्सपर्टीज बन के आएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा और वर्ल्ड में इसका प्रचार होगा, मोबिलाइजेशन होगा और सबको फायदा हो सके। अब देखो इसमें कौन सा कंट्री है जी। इस कंट्री में देखो US भी है, UK भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, समझो सब डेवलप कंट्री है। इसका मतलब रिलेवेंस और बढ़ जाता है इसका। अब ये जो बाबू देखो, ये किससे कोइंसाइड कर जाता है? नीति आयोग का एक 2019 में एक बहुत बड़ा मोटा बुक आया था, एक बहुत बड़ा विजन था उसमें, नीति, हाँ 75, वेरी गुड, इंडिया इंडिपेंडेंस 75, ठीक है, इतना मोटा बुक निकला था। ये हम बताए थे कुछ आपको इसका पार्ट्स? नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी सर, वो अलग, हाँ उसमें थोड़ा था। एक्चुअली उसका हम कंपाइलेशन ही कहीं बताए थे, उसका इतना मोटा है बुक, समझे ना। इसमें नीति आयोग का जो था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट 75, उसमें भी एक पेपर्स रिलीज़ किया गया था और वो भी पेपर्स आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बल दे रहा था। इसका मतलब आप कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ से। अब देखो GPAI टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो GPAI है, GPAI क्या है, बार बार बोल रहे हैं, क्या है GPAI? दैट इज़ योर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
क्या है ये? इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर है। मल्टी स्टेक होल्डर समझते हो? गवर्नमेंट भी है, कॉर्पोरेट्स भी है, इंडस्ट्री भी है, एकेडेमिया भी है। ठीक है, हर एक कोई हो सकता है। गवर्नमेंट भी कॉपरेशन हो सकता है, प्राइवेट भी कॉपरेशन हो सकता है, एकेडमिक भी कॉपरेशन हो सकता है। एकेडमिक समझते हो? यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह का कॉपरेशन है। टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे यूज़ किया जाए इसके ऊपर बहुत बड़ा ये क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो, इट इज़ अ ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मेन टॉपिक क्या है इसका? ह्यूमन राइट्स पे बात किया जाएगा, एथिकल इश्यूज। ठीक है, इंक्लूजन, सबको, सब तबका को कैसे लेके चले, डाइवर्सिटी, सब डाइवर्सिटी को कैसे ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, इनोवेशन, क्रिएटिविटी होना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। समझे बात को? इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोला जा रहा है? ये पहली बार, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा क्या क्या चैलेंजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो इसका पूरा नहीं होने दे रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और नए नए अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट हो सकता है, वो सभी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम सैटेलाइट बना सकते हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल बना सकते हैं, हुआ कि नहीं हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इस तरह का चीज़ सब आइडेंटिफाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है नीतीश? इट कैन पुल अप द एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और जो GPI है क्या करेगा? जिसको इसमें महारत हासिल है, एलन मस्क जैसे सैटेलाइट में है उसको, ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सपर्ट हो गए सभी का टैलेंट पुल किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में और कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो मेंबर इसके भागीदार, इसके हिस्सा है, फाउंडिंग मेंबर्स है, उस सभी को फायदा होगा। बट इंडिया इज फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। इंडिया क्या है? पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहा है, जो कि गलत बात है। कैसे? तभी देखो, बोथ द गवर्नमेंट एंड द कंपनीज आर द लार्जली फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, नॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुमको क्या बताया गया इससे पहले कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना GDP जाता है? 0.7%। अब इतना कम GDP जा रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा? ये तो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। बात समझे? पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1% से भी कम GDP कंट्रीब्यूट होता है इंडिया का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ से हम लोग का जाएगा? समझ गए? तो केवल इंडिया कहाँ फोकस कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस पे। अब सोचो एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि IT सेक्टर हम लोग का बहुत ऊपर है। समझ गए? सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत तगड़ा है जी, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट है। TCS, विप्रो, SCL, समझे? ये सबसे बेस्ट वर्ल्ड का है। मगर हम लोग कहाँ? केवल एप्लीकेशंस में, यानी कि ऐप्स में कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कर रहे हैं। इवन इन द एप्लीकेशन मच ऑफ द वर्क इज एट द मिड एंड लोअर एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी इस हम लोग एप्लीकेशंस में भी उस लेवल का इनोवेशंस नहीं कर रहे, छोटे लेवल का इनोवेशंस कर रहे हैं। इट इज़ बाय ट्विकिंग द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन एंड इनोवेशन अवेलेबल विद द टेक्नोलॉजी जाइंट सेक्टर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। बोला है कि जो गूगल के पास इंफॉर्मेशन है, जो माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है, जो IBM के पास है, जो अमेजन के पास है, वहाँ से हम लोग चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जाइंट है ही नहीं कोई टेक्नो जाइंट, इसलिए हम लोग हैविली डिपेंडेंट है इस पर। क्यों? वो डेटा प्रदान करेगा तुमको, हमारे पास कोई है ही नहीं। जो फ्लिपकार्ट कहाँ का है? इंडिया का है। इस तरह का आना चाहिए। स्नैपडील कहाँ का है? हाँ, इंडिया का है। बात समझे? अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया का दिक्कत क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग अभी भी टेक्नो जाइंट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है डेटा के लिए। क्यों? 21वीं सदी क्या है? डेटा का सदी है ना। ड्रैगन यहाँ पे चाइना को बोला जाएगा नहीं, मगर हम चाइना पे नहीं है, चाइना 5G में है, बाकी चीज़ में नहीं है। जैसे बाकी चीज़ गूगल है, US पे है, अमेजन क्या है? गूगल
कहाँ का है? यूएस का है। यूएस पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब देखो इसमें यही बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है? यूएस है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है ना। और उसमें भी तुम्हारा यूएस सबसे आगे है। हम लोग टॉप 10 नेशंस में नहीं आते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पे काम करता हो। हम लोग टॉप 10 में नहीं आते हैं, ठीक है। वंस अगेन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द टेक्नो कॉलोनियलिज्म। देखो कितना बढ़िया लिखा है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनी बनाना। कॉलोनी बनाना मतलब कॉलोनी और इंपेरियलिज्म है ना, दोनों एक शब्द है। कॉलोनी करेंगे तो वहाँ पे इंपेरियलिज्म करके कॉलोनी बनाते हैं, है ना, साम्राज्य करके बनाया जाता है। अब जो दौर रहा है, इस दौर में क्या है? तुम्हारा डेटा हम जान रहे थे बाबू, तुम पे अटैक कर दिए हैं। तो अब ये कैसा ज़माना आ गया? टेक्नो कॉलोनियलिज्म आ गया है, ठीक है। क्या है? टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम पे कॉलोनी बनाया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वी आर इन द डेंजर ऑफ बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द टेक्नो कॉलोनियलिज्म। यानी कि टेक्नो जैसे जीपीएस का क्लासिकल एग्जाम्पल देख लो, हर एक चीज़ यूएस को पता है हमारे बारे में। जो अभी चीज़ हो रहा है, ओला से जा रही है, उबर से जा रही है, सब पता है यूएस को। क्यों? क्योंकि जीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। जीपीएस पूरी तरह से तुम्हारा क्या है? यूएस का। इसीलिए हम लोग नेवी को लेके आ जाते हैं, IRNSS वाला। समझे बात को? दूसरा क्या है? पास 3 वेव्स ऑफ जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन डिवाइडेड द, जो अभी तक बाबू इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.2, इंडस्ट्री 3.0, इससे क्या पता चला है? पता है कि हैव्स और हैव-नॉट्स के बीच में बहुत डिफरेंस आया है, गरीब और अमीर। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का तो ये है ही ना जी। ये तो आरोप लगता ही है ग्लोबलाइजेशन को कि धनी और धनी हो जाता है, रईस और रईस हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। तो अभी तक जितने भी इंडस्ट्री 1.0 आया है, इंडस्ट्री 2.0 आया है, इंडस्ट्री 3.0 आया है, इसने ब्रिज बनाया ही है, इसने खाई बनाया है गरीब और अमीर के बीच में। अब देखो क्या है टेक्नो कॉलोनियलिज्म। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये 90 के दशक में आया था पहली बार। ये 90 के दशक में कोइन किया गया। और देखो ये क्या है कि एक तरह से सिचुएशन है जहाँ पे कोई कंट्री या बहुत सारे कंट्री कंट्रोल करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट करता है दूसरे गरीब कंट्री को, ठीक है, जो कि गरीब कंट्री उस टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना। अफ्रीकन कंट्रीज कह सकते हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो पूरी तरह से तुम उसका इंटेलिजेंस इनपुट सब कुछ जान लोगे। अब इसलिए क्या होता है? स्ट्रेटेजिक तुम्हारा जो है खतरा में पड़ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी खतरा में आ जाएगा। व्हाट इज़ द जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी क्या होता है समझो। दिस आर द टेक्नोलॉजीज दैट ड्रामेटिकली अल्टर सोसाइटीज एज वेल एज इकोनॉमिक डायनामिक्स। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से सोसाइटी का समीकरण चेंज कर सकता है, पूरी तरह से इकोनॉमी का समीकरण चेंज कर सकता है। यही बाबू 3GPT वेब क्या है? वही इंडस्ट्री 1.0 यही है तुम्हारा। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का मतलब यही है। बिल्कुल। अभी 3 वेब्स हो चुका है ना, 4 वेब्स आपका ये यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ योर इंडस्ट्री 4.0। अब देखिए इसमें बताया गया, देखिए GPT यानी कि आपका जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आया तो नीचे बता रहा है। देखिए मैं इसको लिंक कर देता हूँ। 1750 जाइए, 1700 है। तो देखिए इसमें स्टीम इंजन आ गया था। स्टीम इंजन आ गया तो इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया था। याद करिए UK में 1750 में इंडस्ट्री शुरू हो गया था। तो पहला हो गया आपका GPT का वेब। दूसरा क्या है? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर से बात आ गया, स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक पावर। और इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री में मास लाइन प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। एक ही कपड़ा मास लाइन प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा क्या है कि राइज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? गूगल है आपके पास, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन का दौर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक ज़माने में तुमको मिलता ही नहीं था, अभी जाओ इंफॉर्मेशन इतना है कि तुम कलेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। ये 1970 के दशक में हुआ था। और अभी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यानी कि इंडस्ट्री 4.0 जो है, ये अभी का बजवर्ड है 21वीं सदी का, स्पेशली 2010 का बात कर सकते हैं आप। लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। देखते हैं कि यूएस में हुआ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए। इन यूएस में देखिए, यूएस का बहुत अच्छा कल्चर है। मैं कल आपको एक एडिटोरियल भेजूंगा, उसमें भी बहुत अच्छा बात किया गया। F1 वीज़ास, चिल्ड्रन वाला, स्टूडेंट्स वाला, ठीक है, F1 वीज़ा, हाँ सस्पेंड कर दिया। अब तो देखिए, तो उसके लिए वहाँ का यूनिवर्सिटी लॉ सूट फाइल कर दिया ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब कितना प्रॉस्परस है वो कंट्री कि सरकार के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है और सुनता भी है वहाँ पे।
हाँ, बहुत हाई डेमोक्रेसी है। तो देखिए यहाँ यूएस में क्या होता है, यूएस में क्लोज कोलैबोरेशन है किसका, एकेडेमिया और कॉरपोरेशन का, यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेशन का। बाबू कॉरपोरेशन क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि फलना फलना पे आप रिसर्च करिए, आई विल पे इट। रिसर्च करता है, फायदा होता है, प्राइवेट सेक्टर को दे देता है, कॉरपोरेशन को दे देता है। एक क्लोज कोलैबोरेशन है। मैं इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है। आईआईटी खड़गपुर पहुंचेगा, पता चला लैब ही नहीं है, समझे ना, पता चला लैब ही नहीं है, तो कहाँ से वहाँ पे तुम्हारा एसोसिएशन होगा। तो यूएस में क्या कि क्लोज कोलैबोरेशन है, क्या है, एकेडेमिया एंड कॉरपोरेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, मनी मिलता है कॉरपोरेशन के द्वारा। अब मनी आएगा तभी ना रिसर्च होगा जी, बिना पैसा का तो रिसर्च होगा नहीं। दूसरा क्या है कि यूएस यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन इट वाज स्टिल अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जब थ्योरी में पढ़ाया जाता था तब वो रिसर्च करना शुरू कर दिया। देखो इसलिए तो यूएस महान है टेक्नोलॉजी में, जहाँ कभी ट्रांजिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यूएस ने ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट भी दिया था तुम्हारा सेमीकंडक्टर का, यूएस को जाता है। The US government defense advanced research projects agency also got into artificial intelligence research early as computing power increase and become cheaper। अब इस पे इतना रिसर्च हुआ कि चीपर हो गया वो, कहने का मतलब ये है। जाहिर सी बात है, यही मोबाइल कुछ दिन पहले देखोगे तो 30,000 50,000 और अभी मार्केट घटते हुए कितना कम हो गया है। क्यों, इस पे रिसर्च ज़्यादा हुआ है। मार्केट देखो, मार्केट में क्या होता है, रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च ज़्यादा होता है तो कंज्यूमरिज्म होता है, कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है। एग्जैक्टली यही चीज़ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो रहा है यूएस के दृष्टिकोण से। प्रोबेबली वी मे मिस द 4th GPT ऑल्सो। क्या बोला रहा है इसमें, ऑथर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ कर रहा है, शायद हम लोग मिस कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, 4th वेब वाला को भी। कैसे, तो देखो द 4th GPT इज गोइंग टू बी ऑल परवेसिव इन अ डिकेड। ये अनअवॉइडेबल होगा, आप मानिए ना मानिए, आप परवेसिव है, आपको इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। आवर लैक ऑफ प्लानिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल पुश अस फर्दर बिहाइंड यूएस, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इफ़ वी डू नॉट मूव टू रेमेडी द सिचुएशन नाउ। यदि सिचुएशन को नहीं संभाला जाए तो बहुत पीछे हो जाइएगा, एक तो ऐसे पीछे और भी पीछे हो जाइएगा। सो बी कॉशियस। तो देखो प्लीज़ फोकस ऑन, ऑथर क्या बोलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाई आप तो काम करो, ठीक है। नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द इंडस्ट्री हैव फोकस्ड ऑन रिसर्च। बताओ, ना सरकार कर रही है, ना इंडस्ट्री कर रही है, ना कोई कॉरपोरेशंस कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कोगेंट लॉन्ग टर्म प्लान। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इंडस्ट्रीज आर फोकसिंग एंड डेवलपिंग सोल्यूशन बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म अवेलेबल। इंडस्ट्रीज कहाँ पे कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म डेवलप्ड है, ये नहीं कि प्लेटफॉर्म नया डेवलप करे, जो डेवलप्ड है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी हैव to increase money for research and development and give incentives to attract research talent and get the biggest corporation involved। और यहाँ जितना हो सके अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। जितना अट्रैक्ट होगा उतना ही टैलेंट पूल होगा, जितना ही स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे उतना ही टैलेंट पूल होगा। यानी कि हम लोग को मैसिव रिफॉर्म लाना होगा यहाँ पे, और सोल्यूशन हज़ार हो सकता है इसका। फाइनल शब्द क्या है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। सरकार का भूमिका अहम माना जाएगा यहाँ पे, खाली प्राइवेटे करेगा तो नहीं होगा। क्यों सरकार का अहम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो सरकारें करेगी ना। एंड ऑफ द सेकेंड एडिटोरियल। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान, ठीक है। यही बाबू वोटर आईडी का बात है, एक देश में एक वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है। हम कहीं के हैं, मान लो हमारा सिक्किम का है, एग्जैक्टली सिक्किम का ही मेरा, हमको बिहार में भी मिलना चाहिए वोटर, क्योंकि अभी यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसा हो जाएगा तो जो बाहर का प्रवासी है हमारे बारे में भी कुछ सोचेगा स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा तो इंडिया में बहुत एग्जाम्पल है, मेरे जैसा लोग तो, जो एक स्टेट का नहीं 10 स्टेट का है। क्यों, कभी वो दिल्ली में रह रहा है, कभी महाराष्ट्र में रह रहा है, कभी गुजरात में रह रहा है, उसका क्या। हाँ, मोबिलिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए उसका। नहीं, जहाँ जाना है, जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पे लग जाएगा। एक यूनिक कार्ड होगा, जैसे कि आधार कार्ड यूनिक है कि नहीं है, तो उसी तरह यूनिक बनाना होगा आपको। अब डिबेट उठना शुरू हो गया भारत में इस चीज़ के ऊपर। 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई को आया था हिंदू में। तो निकालो फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पेपर 2, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखो तो 3 है कि 4 है, 7 है,
ओके, समझ गए बात को? चलो, रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट देखो, देखो मगर ये समझो, अभी देखो ये थोड़ा सा हम क्या किए हैं, थोड़ा अलग जगह से एक लगा दिया है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बात समझो, यहाँ पे जो अभी पढ़ाने वाले हैं ये चीज़ इससे रिलेटेड नहीं है, मगर इसी टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस चीज़ को, ठीक है? हाँ, ये रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट है ये, हालांकि ये करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं ना उसमें एक बार ये आएगा फिर से। मैं इसको यहाँ पे क्यों डाले हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि रिवाइज हो जाएगा एक बार। देखो इसमें क्या है कि वोटर जिसका 65 ईयर से अबव है वो आप पोस्टल बैलेट का यूज़ कर सकता है। पोस्टल बैलेट समझते हैं? हाँ, अपना करके आप भेज सकते हैं, ठीक है? जैसे देखो आर्म फोर्सेस को भी पोस्टल बैलेट मिलता है, एक्सेप्शनल केसेस है। अब देखो एक नया प्रोविज़न लेके आए हैं 64 साल से ऊपर, यानी कि 65 साल से ऊपर जो होंगे बुज़ुर्ग, ठीक है, ओल्डरली पीपल, उसके लिए हम क्या किए हैं, पोस्टल बैलेट सिस्टम तैयार किए हैं, जिसमें उसको बूथ पे नहीं जाना होगा, वो अपना पोस्टल में अपना कर सकते हैं कि हम फलना पार्टी को देना चाहते हैं, और वो पोस्टल सिस्टम चला जाएगा और वहाँ पे काउंट हो जाएगा। और अभी भी एग्जिस्टिंग है, अभी किसके लिए है, तुम्हारा आर्म फोर्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि तैनात रहता है, ड्यूटी पे है। अब तुम्हारा यहाँ पे है, ये कैसे आएगा वोट देने के लिए? कोई संभावना ही नहीं है। यदि नीचे आएगा वोट देने के लिए, डैट मीन्स दिक्कत हो जाएगा फिर। या फिर जो जवान है, जो आपके वो क्या बोलते हैं उसको, बूथ पे अवेलेबल रहते हैं, उसका भी यही होता है, वो वोट नहीं दे सकता। हाँ, उसका ही पोस्टल बैलेट अभी भी होता है। अब सीनियर सिटीजन के लिए लागू कर रहे हैं। क्या बोले? यहाँ पे देखिए नया चीज़ बताइए। देखो ये बात समझ लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट सुनिए। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था आपका इलेक्शन से रिलेटेड, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी मतलब है कि मेरे बिहाफ में मेरा भाई वोट दे देगा, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना? और ये मोदी गवर्नमेंट बोला था कि प्रॉक्सी एनआरआई को भी देंगे। तो आप देख रहे हो एनआरआई पूरा इंडिया का फ्यूचर तय करेगा, क्योंकि बहुत एनआरआई है बाहर, समझ रहे हो ना? तो यानी कि सरकार जो आएगी तो वो एनआरआई के लिए भी काम करेगी, समझ रहे हो ना? तो एनआरआई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा पॉलिटिक्स में, मगर ये इसको पार्लियामेंट में पास होने नहीं दिया, प्रॉक्सी वाला, ऑन बिहाफ ऑफ समवन। नहीं, बिल ही बना, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ठीक है? पास नहीं हुआ, वहाँ पे एथिकल इश्यूज है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, जानते हो ना? बिल पास होता है तो स्टैंडिंग कमेटी, इसका प्रोसीजर जानते हो? बहुत प्रोसीजर गुजरता पड़ता है। रामानंद जी पार्लियामेंट पढ़े थे, अलग अलग प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ में फिर प्रोसीजर होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। हाँ, सेलेक्ट, वही स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, वोटिंग इन इलेक्शन कैन बी डन इन 3 ways, 3 तरीके से हो सकता है। इन पर्सन जाके, बाय पोस्ट, या थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे ही बात कर रहे थे। अब देखो अक्टूबर 2019 में क्या हुआ कि लॉ मिनिस्ट्री अमेंडेड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू अलाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो दिव्यांग है या दोज आर द 80 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ठीक है, वो क्या कर सकता है, पोस्टल बैलेट से यूज़ कर सकता है। मगर फिर क्या किए, जून 19 में हम एक रूल्स लाए और उस पर हम चेंज कर दिए, क्या कि 65 साल के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 क्या है, एल्डरली पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए 65 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग भी अब उसमें आ सकते हैं, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ सकते हैं, ठीक है? और इसमें बोला गया, मिनिस्ट्री ये भी बोला कि यदि कोविड-19 से लोग प्रभावित, इन्फेक्टेड है, वो भी कर सकता है, उसका एज भले ही कम हो, क्योंकि बेचारा नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, समझे? प्रॉक्सी वोटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल टू द क्लासिफाइड सर्विस पर्सनल। यही बोला जा रहा है कि जो प्रॉक्सी वोटिंग है, ये जो ऑप्शन है प्रॉक्सी, उसके बिहाफ में ये किसको अलाउड है? रामानंद जी, क्लासिफाइड सर्विस पर्सनल, वही है आर्मी फोर्सेस से, इसको अलाउड है प्रॉक्सी कि उसके बिहाफ में कोई दूसरा कोई दे रहा है, यही बोले थे। अब देखिए, अब आया आपका एडिटोरियल, अब यहाँ से एडिटोरियल का जिक्र होगा। लेट अस लुक एट द इशू ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट का थोड़ा इशू समझते हैं, और ये समझते हैं कि क्या है, ऑथर बार बार यहाँ पे
और सर बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वन नेशन वन वोटर आईडी होना चाहिए। तो बात समझो, ये बात समझो कि जब इकोनॉमिक सर्वे 2017 हुआ था तो उस समय उस सर्वे के हिसाब से बोला है कि लगभग 14 करोड़, ठीक है, इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। इंटरनल मतलब क्या है, अंदर, इधर से उधर जा रहे हैं, बाहर से नहीं अंदर। हाँ ठीक है। अब देखो इंडियन लेबर फोर्स में वो 1/3 है, मैसिव लेबर फोर्स में 1/3 कंट्रीब्यूशन तुम्हारा इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स का है। तो समझ सकते हो कि ये पूरी तरह से तकदीर चेंज कर सकता है तुम्हारा इलेक्शन में, पूरी तरह समीकरण बदल सकता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। दे ट्रैवल अक्रॉस इंडिया इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक लाइवलीहुड। क्या बोले, सॉरी ए रुक जाओ, इनको बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। ये भी देखेंगे हम लोग क्या दिक्कत है माइग्रेंट वर्कर के साथ। देखो तो क्या है कि वो इंडिया अक्रॉस इंडिया जाते हैं, अलग अलग स्टेट जाते हैं, किसके सर्च में, इकोनॉमिक लाइवलीहुड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाते हैं, डोमेस्टिक वर्क के लिए जाते हैं, ब्रिक्स के लिए जाते हैं, ब्रिक्स का उठाना होता है ना, ब्रिक्स जो छोटे छोटे वर्कर्स करते हैं। इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या करते हैं, सम ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट्स में सेटल डाउन एट द प्लेस ऑफ वर्क। सही बात है ना, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और कोविड जैसा क्राइसिस आता है तो फिर स्टेट्स छोड़ के आप अपना जगह पहुँचते हैं। इन सेवरल प्लेसेस दे लैक प्रॉपर आइडेंटिटी, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे उसका आइडेंटिटी वो नहीं रह पाता है, वो ना बोल पाता है कि हम इधर के हैं नहीं उधर के हैं। जैसे मेरा स्थिति है, मेरा भी एग्जैक्टली यही स्थिति है। तुमको पता है मुझे दिल्ली में बोलता तुम कहाँ के हो, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, और हम बहुत लंबा सोच के बोलते थे, और क्या बोलते थे लास्ट में, सिक्किम के। समझ रहे हो, सोचने के बाद, लंबा चिंतन करने के बाद, आई एम फ्रॉम सिक्किम। लगते तो नहीं हो लगते तो नहीं हो। हम बोले तुम गया है सिक्किम कभी, जाके देखो है मेरे जैसा आदमी तो, समझे नहीं, हमको बिहारी समझता था, समझे ना, वो हम समझते थे कि हमको वो चिंकी समझे इसलिए हम बोलते थे हम सिक्किम के। नहीं चिंकी बोलते हैं, नहीं दोनों के लिए वर्ड यूज करता है। अच्छा यहाँ पे अलग, दिल्ली में दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। नहीं ये बोलना भी गलत है ठीक है, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देखिए, इन द लॉन्ग रन सम ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट्स में सेटल डाउन एट द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रॉपर आइडेंटिटी खो जाता है, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, एंड विदाउट एक्सेस टू वेलफेयर, एंड दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मिल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अलग स्टेट में सेटल हो गया वो। दे डू नॉट इनरोल एज अ वोटर इन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही बात है, वहाँ पे है नहीं कोई प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। किसको, माइग्रेंट वर्कर्स को। लैक ऑफ वोटिंग राइट्स क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स, और ये जो लैक ऑफ वोटिंग राइट्स है इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं एक बार। कैसे, एज दे डू नॉट हैव अ वोट वेयर दे वर्क, दे कंसर्न्स आर इजीली टू बी इग्नोर्ड इन देयर होस्ट स्टेट। इसलिए इसका कंसर्न क्यों जानेंगे, क्या कि भाई उसका पॉलिटिकल माइलेज थोड़ी मिलने वाला है, वो हमारा तकदीर थोड़ी तय करेगा, पॉलिटिशियन का तकदीर थोड़ी तय करेगा, तो काहे हम इतना दिमाग घुमाएंगे उसके ऊपर। दूसरा क्या है, सेवरल टाइम्स दे आर टारगेटेड फॉर एलिजिबली टेकिंग जॉब्स अवे फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। हर समय रीजनलिज्म का बीज बो दिया जाता है, बाहर से आया है जॉब ले लेगा, पूरी तरह से रहो महाराष्ट्रियन फर्स्ट। ये हुक्का दे के क्या किए, लूट लिए, ठीक है। और बेचारा जो गरीब है, बताओ तुम लड़ो तो अमीर के साथ लड़ो ना यार, जो कि तुमको अच्छा से फाइट दे सके, है ना। लड़ना है तो भूमिहार से लड़ो ना, बेगूसराय, है ना। अब हमारे जैसे लोग से लड़ रहा है जो पहले से खत्म है, जो बनिया से लड़ रहे हैं, बनिया तो पहले से खत्म है यार। तो चुनौती भी उसको ही देना चाहिए जो चुनौती के लायक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचारा तुम्हारा जॉब ले लेगा, बताओ जॉब कौन लेगा, कंस्ट्रक्शन वाला जॉब लेगा। तो ये देखो, ये क्या है, राजनीति है, बात समझे ना। राजनीति क्या की है, एंटी बिहारी सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिए। देखिए महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था ना इसको लेके, बिहार और महाराष्ट्र का बहुत गंदा रिलेशन बन गया था इससे। आप जाइए 6-7 साल पीछे जाइए, देखिए बहुत बुरा स्थिति था। और इनफैक्ट इस बार पीके प्रशांत किशोर उसने भी इस इशू को उठाया है
कि योगी जी जिस तरह संपर्क करके महाराष्ट्र से बुलाए हैं अपने मजदूर को, उसी तरह बिहार गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए था। मिसिंग था पूरी तरह से। बात समझे? बिल्कुल। लेट अस लुक एट द वोट स्टैटिस्टिक्स। वोट का जो डेटा है उस पर देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये लेबर माइग्रेंट। देखिए बहुत तरह का बात है। हाँ देखिए, ये समझिए बात को। देखिए जब जनरल इलेक्शन में हुआ है, इस बार जनरल इलेक्शन हुआ था ना बाबू, मोदी जी जीते हैं, उसमें इंडिया में 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, ठीक है, जो डेटा है। और उसमें जो टर्न अराउंड है 67% लोग वोट किए थे, ठीक है, यानी कि 61 करोड़ वोटर्स ने अपना वोट दिया है। अब बोला जा रहा है कि द अटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड शिफ्ट टू द बैलेंस 1/3 और अराउंड 30 करोड़ वोटर्स। बोला कि कम से कम 30 करोड़ वोटर्स जो इससे वंचित रह गए थे, वोट नहीं दे पाए। देख रहे हो 91 करोड़ में कितना 61 करोड़ दिए, यानी कि 30 करोड़ नहीं दिए हैं। ये किसका दायित्व है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है कि किस तरह उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी वोट को कास्ट करे। और अभी जस्ट इकोनॉमिक सर्वे में कितना कह रहा है कि तुम्हारा माइग्रेंट वर्ग कितना है, तो 14 करोड़ है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये 30 करोड़ में लगभग 14 करोड़ तो वही माइग्रेंट ही थे जो वोट नहीं दिए। बिग अमाउंट है ये। तो आप बात समझो, 10% मे हैव हैड इंटरेस्ट। अब ये क्या बोला जा रहा है देखो, ठीक है। नेशनल इलेक्शन स्टडी सर्वेज हैव शोन दैट अबाउट 10% रजिस्टर्ड वोटर्स रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। 10% लोग मुखर गए, नहीं दिए, क्यों? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स। होता है ना, नोटा दबा के चल जाता है ना लोग, ठीक है, उस टाइप के लोग। दे लिव्स अप्रोक्सीमेटली 10-20 करोड़ वोटर्स हु वांट टू वोट बट आर अनेबल टू डू। यानी कि 10 करोड़ 30 करोड़ जो वंचित थे, उसमें क्या है, तुम्हारा 10 करोड़ को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसका जो डेटा लिया गया उसको कोई मतलब नहीं, उसको पिकनिक मनाना है और कोई मतलब नहीं है कंट्री का उससे, ठीक है ना। मगर जो 20 करोड़ है वो सीरियस है, वो वोट देना चाहता है, मगर किसी न किसी कारण बस वो नहीं दे पा रहा है। और उसमें क्या सबसे बड़ा कारण है? माइग्रेंट वर्कर्स। ओनली 1 लाख NRIs रजिस्टर्ड टू वोट। अब NRI का भी बात कर रहा है, समझ गए 20 करोड़ क्या है, वो वोटर्स नहीं दे पा रहा है, अनेबल टू डू सो। आउट ऑफ द ह्यूज NRI पॉपुलेशन ओनली अबाउट 1 लाख NRI हैव रजिस्टर्ड टू वोट। इतना जो पॉपुलेशन है NRI का, उसमें 1 लाख NRI वोट दे। NRI भी कैन वोट ऑल्सो, ठीक है। NRI को भी सिटीजनशिप मिल जाता है बहुत जल्दी, मोदी जी रिफाइन किए थे। नॉन रेसिडेंस इंडियंस जो बाहर के लोग हैं, ऑफ देम ओनली 25,000 वोटेड। अब देखो 1 लाख ने क्या किया, रजिस्टर किया उसमें से केवल 25,000 वोट किया है। टू एनेबल NRIs टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइज, द गवर्नमेंट थॉट ऑफ ब्रीफिंग अ लेजिस्लेशन टू ऑथराइज प्रॉक्सीज बट द लेजिस्लेशन कुड नॉट गेट थ्रू पार्लियामेंट। यही तो बोले हैं। तो चाहे कि जो इच्छुक आदमी है NRI, जो वोट देना चाहता है, जो भारत का तकदीर लिखना चाहता है, उसको हम प्रॉक्सी वाला फैसिलिटी देंगे। मगर जब इस तरह का बात हम पार्लियामेंट में लेकर आते तो पार्लियामेंट में हल्ला हो जाता है। नहीं, गलत इफेक्ट पड़ेगा इससे, फिर आपका स्टेप्स अलग हो जाएगा। अब फिर आप क्या करेंगे? पॉपुलिस्ट मेजर शुरू कर देंगे NRI के लिए, जो कंट्री के लिए खतरा है। बताइए, कंट्री को बाहर से कोई चला देगा, समझ रहे हैं कितना बड़ा खतरा होगा। और वो हम लोग ज़्यादा होशियार है, तभी तो NRI है। ये कहने समझते हैं NRI जो है सब पढ़ा लिखा आदमी है, आराम से चेंज कर देगा गणित। द प्रेजेंट वोटिंग अवेलेबल फॉर वोटिंग। क्या बोला कि ये जो प्रॉक्सी वाला है किसके किसके लिए है? तो मैंने पहले भी बताया आपको, सर्विस वोटर्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो अपने घर से काफ़ी दूर हैं, वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से अपना वोट को कास्ट कर सकते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ मैं। अब क्लासिफाइड सर्विस वोटर, ये भी अपना प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। वही मिलिट्री पर्सनल है जो दूर रहेंगे। 1 नेशन 1 वोटर कार्ड ID, द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। इसलिए इस क्राइसिस को समझा जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि 20 करोड़ आदमी जो देना चाहता था वो नहीं दे पाया। तो ज़रूरी है कि एक कंट्री और एक ID कार्ड हो, वोटर ID हो, तब तो यानी कि जो देना चाह रहा है वो भी दे सकता है। देयर इज़ अ नीड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द पॉलिटिकल विल टू यूजर इन 1 नेशन एंड 1 वोटर ID, यानी कि पॉलिटिकल विल चाहिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस इंश्योर नेटिव बैलेट पोर्टेबिलिटी एंड एम्पावर द फॉरगेटन माइग्रेंट वोटर। जो माइग्रेंट वोटर भूल चुके हैं हम, जिसको थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं दिया आता है गवर्नमेंट के लाइन से, उसको भी इंक्लूसिव करना है, उसको भी लाना होगा। इस तरह का प्रोएक्टिव स्टेप लेना होगा गवर्नमेंट को।
Once migrant workers get to exercise their franchise, you will see a change in how they are treated. एक बार बाबू सत्ता में उसको हाथ मिल जाए ना, समीकरण चेंज कर देगा वो पूरी तरह से। तब दौड़ते हुए जाएगा, हाथ जोड़ते हुए जाएगा, स्लम पहुंचेगा। हमको ही वोट देना, हम आपका सैनिटेशन कर देंगे। हमको ही वोट देना, बचवा लोग हम एजुकेशन दे देंगे, घर बना देंगे। हो गया। इस बार देखो जनरल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन का ये दिल्ली का, अरे वो अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया ना घोषित, तो पॉलिटिक्स क्या नहीं करवाए। Ensuring every Indian voter participate in the election process is imperative to ensure a इससे इंक्लूसिव इंडिया होगा। सबको अधिकार है 18 एडल्ट फ्रेंचाइज, जो ट्रू एडल्ट फ्रेंचाइज तो इसी को बोलेंगे ना। एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज बोल दिए पहले, मगर जब इतना वंचित रह रहा है लोग तो कैसे बोलेंगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। यानी कि इंक्लूसिव इंडिया को बनाने के लिए ज़रूरत है जो आदमी माइग्रेंट वर्कर जो वंचित हो रहा है वोट से, उसको भी राइट्स दिया जाए। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ कहानी। ठीक है, अब इस कहानी में ये भी समझो कि इससे क्या होगा, खत्म हो चुका है। इससे क्या होगा कि जब वोटिंग राइट्स मिलेगा उसको, दबदबा बढ़ जाएगा उसका। दबदबा बढ़ जाएगा तो क्या है कि रीजनलिज्म, तो अब रीजनलिज्म का बीज भी कम होना शुरू हो जाएगा जी। शिवसेना ये नहीं बोलेगा बिहारी बिहारी, शिवसेना भी बिहारी के पास जाएगा वोट लेने के लिए। अब हम हिंदू है, अब हिंदू का बात करेगा वो। हाँ, तो ये हाँ एक्सीलेंट। यहाँ से क्या निकलता है? इंक्लूसिव इंडिया। इंडिया एक है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, डिग्निटी है। समझे ना? ये यूनिटी को अखंडता, ये इंटीग्रिटी, हाँ फ्रेटर्निटी, वेरी गुड। ये जो भारी भरकम जो शब्द है लिबर्टी, ये सभी चीज़ हम लोग संपूर्ण ढंग से प्राप्त कर पाएंगे जब हम ऐसा करेंगे।